दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण बिल पर। यह उपभोक्ता संरक्षण बिल उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु उपभोक्ता के कानून और वस्तुओं और कपटपूर्ण व्यावसायिक व्यवहारों से बचाता है। संघीय सरकार और संघीय व्यापार आयोग के माध्यम से यह एक कानून बनाया गया था जो 24 दिसंबर 1984 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये एक्चुअल में अविश्वासपूर्ण नीति जो भी हमारे निर्माता थे उनके कुछ उत्पादों में जब गड़बड़ी आती थी या दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण सेलिंग की जाती थी, उस समय लोगों के पास उसे चैलेंज करने के लिए या उसकी गुणवत्ता के लिए या उसकी कॉस्ट के संबंध में किसी प्रकार का बात प्रस्तुत करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कानून नहीं था जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी अदालत में जाकर या किसी न्यायालय में जाकर अपनी बात रख सके और धोखाधड़ी की शिकायतों का निरीक्षण हो सके तथा उसका संरक्षण होने के लिए वो उस अदालत में पेश कर सके। तो साथियों, इस संबंध में हम आपको विस्तृत जानकारी आज देना चाहते हैं और हम ये भी बताएंगे कि हम उपभोक्ता अदालतों में इस के संबंध में कैसे फाइल करें या किस प्रकार से हम उपभोक्ता संरक्षण के बाद दायर करें, कहाँ कौन कौन सी अदालतें हैं जहाँ पर हम इसके बारे में अपने उसको बात को ले जा सकते हैं और ले जाने के बाद में हम अपनी समस्या को विस्तारित रूप से वहाँ निस्तारण करा सकते हैं। और ये उपभोक्ता संरक्षणों को आदेशित किया गया है कि वो ऐसे मामलों के निपटारे शीघ्र से शीघ्र करें। आज हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं जो कल हमारा कानून बना है, जिस पे कल साइन हुए हैं मंगलवार को, जो हमारे उपभोक्ता संरक्षण बिल में ही एक्चुअल में ये बिल शुरू से चला रहा था। 1918 में भी प्रयास किए गए, 19 में भी किए गए, 20 में भी किए गए और अब वो कल हमारा 28 दिसंबर 2021 को कानून का रूप ले पाया है। साथियों, कुछ सेलिंग कंपनियां कस्टमर के पास जाती हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को प्रोत्साहित सेलिंग कंपनियां लोगों के साथ विशेष धोखाधड़ी करती है। वो मेंबर बनाने के नाम पर कि एक मेंबर बनाओ, फिर एक 4 बनाए, फिर 16 बनाए या 20 बनाए, इस प्रकार के आपको इस उत्पादन से लाभ मिलेंगे। उसमें सीधे साधे लोग भ्रम में फंस जाते थे। कुछ लोग उन लोगों से किट के नाम पर भी पैसा वसूलते थे, कुछ लोग अन्य सामग्री के नाम पर वसूलते थे। इस प्रकार से जो सीधे साधे और भोले भाले लोग थे, जो अपने पैसे को देकर नीचे की कड़ी वाले मोस्टली लोग उसके जाल में फंस जाते थे और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादन को बाजार में उनके दिए हुए प्रलोभनों से कि आपको गाड़ी मिलेगी, आपको फलानी चीज़ मिलेगी, आप फलानी शहर मिलेगी, आपको इतने कंट्रीज में जाना पड़ेगा, इस तरह के प्रलोभनों में आकर वो भोली भाली जनता को गुणवत्ताहीन उत्पादों का सेलिंग कर देते थे। तो भारत सरकार ने इस सेलिंग को रोकने के लिए, इस प्रकार के व्यवसाय को रोकने के लिए एक कानून बनाया है। उस कानून के तहत
अब उन कंपनियों को भी अपने द्वारा उत्पादन किए हुए सामग्री पर पूरी तरह से संरक्षण देना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। यदि उस माल की खराब गुणवत्ता होती है या उसकी क्वालिटी खराब होती है या किसी भी प्रकार की चीटिंग की जाती है तो उस कंपनी की जवाबदेही होगी और उपभोक्ता फोरम में उस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है, जिसका पूरा भरण पोषण या उसकी क्षतिपूर्ति उस कंपनी को देनी पड़ेगी। इस हेतु इसमें निम्न नियम बनाए गए हैं कि ये जो पिरामिड योजना है, पिरामिड योजनाओं के तहत किसी व्यक्ति की नियुक्ति यह लालच देते हुए की जाती है कि अगर वह नीचे और लोगों को जोड़ता जाएगा तो उसकी कमाई बढ़ती जाएगी। इस तरह के लालच अब वो उसकी चेन सिस्टम वाले लोग नहीं दे पाएंगे, न ही इस प्रकार का वायदा कर पाएंगे। नंबर 2, इसमें नियुक्त होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती है और बहुत जल्द नई नियुक्तियों की संख्या लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे में जो पिरामिड के निचले स्तर पर होता है उसकी कमाई काफ़ी कम होती है या नहीं के बराबर होती है। चैन बनते बनते जो निचली इकाई के सारे लोग हैं वो फंस जाते हैं उनके जाल में और फंसने के बाद में उनका अधिकतर नुकसान हो जाता है। नंबर 3, इसमें ज्वाइन करने में कई बार मोटा शुल्क लिया जाता है। इसमें ट्रेनिंग शुल्क, जरूरी किट और मेंबर शुल्क जैसे मद शामिल होते हैं। उन सारे उसको इस प्रकार के प्रावधानों को इस बिल में संरक्षण दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब उनकी जगह पर ये नियम लागू होंगे। डायरेक्ट सेलर को ग्राहक के पास जाने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अब तक क्या है, वो होटलों में ग्राहकों को बुलाकर या विभिन्न प्रकार के वो दे के 5-6 लोग जाकर उसको विभिन्न प्रकार के वो करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस संबंध में ये भी बताना पड़ेगा कि इन प्रोडक्टों के इस सेल कंपनी के सेलिंग के संबंध में या इन प्रोडक्टों के बेचने के संबंध में हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें तिथि निर्धारित की जाए। बिना पहचान पत्र के कोई डायरेक्ट सेलर किसी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। अब तक क्या था, ग्राहक जाता था और वो सामान सेल करने के बाद में उसकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती थी। अब उसे अपनी पहचान साबित करनी होगी और पहचान साबित करने के बाद ही वो किसी ग्राहक के पास जाएगा और सेलिंग करेगा। विक्रेता अपने ग्राहक से ऐसा कोई वायदा नहीं करेगा जो उसकी कंपनी पूरी न कर पाए। अब तक वो क्या करते थे, वो कहते थे कि जो कंपनी का ऊपर है फलाना गोल्ड उसमें आ जाएगा, स्वर्ण उसमें आ जाएगा, उसे कार मिलेगी, फलानी वो चीज़ें मिलेंगी। इस प्रकार के वायदे अब नहीं करेंगे और इस प्रकार के वायदे करते हैं और कोई उपभोक्ता इसके लिए परिवाद दायर करता है तो उस कंपनी को उसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा। विक्रेता को डायरेक्ट सेल कंपनी से सामान या सेवा की बिक्री की लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। यानी जो भी सेलिंग किया हुआ प्रोडक्ट है या माल है उसका उसे कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में करना पड़ेगा कि इसकी गारंटी उस कंपनी की है जो कंपनी निर्माता है और वो हमारे सेल्समैन के द्वारा बेचे गए समस्त प्रोडक्ट की जिम्मेदारी हमारी है। विक्रेता अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम और पता बताएगा। उसे उसका नाम, पता और पूरा विवरण उसे उस कंपनी का देना पड़ेगा कि हम इस कंपनी से उत्पादित सामान को बाजार में बेचने जा रहे हैं। विक्रेता अपने ग्राहक को बिक्री उपयोग की शर्तों के बारे में विस्तार से बताएगा। ये बताएगा कि इसे उपयोग करने से ये फायदे हैं। यदि ग्राहक लिखित में मांगता है तो उसे लिखित में भी देना पड़ेगा और यदि उससे वो बाद में संतुष्ट नहीं है तो इसमें उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के रिफंड का भी प्रोविजन किया गया है। विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा
कि ग्राहक को सही और वास्तविक सामान मिले, खराब क्वालिटी का या खराब गुणवत्ता का सामान नहीं मिले। विक्रेता अपने ग्राहक को निजी सूचना कहीं भी अन्यत्र जारी नहीं होने देगा। दूसरा, ये वायदा करेगा जो सेल्समैन है कि हम आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपकी जानकारी को छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे। इसी प्रकार के ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ई सेलिंग करती हैं, उन कंपनियों की खराब गुणवत्ता पर भी मोस्टली रोक लगा दी गई है और उन्होंने ये कह दिया गया है कि वो भी अपने उत्पादन के गुणवत्ता और उसकी गारंटी देगी और उसमें कहीं भी कमी आने पर उसका हर जाना उसे पूरा देना पड़ेगा। इन सेल कंपनियों का जो चेन सिस्टम है जो बहुत लंबा हजार लोगों तक पहुंच जाता था, उसमें इस एक्ट में एक प्रावधान कर दिया गया है कि 25 से अधिक व्यक्तियों की कोई चेन नहीं बनेगी। यदि 25 से अधिक व्यक्तियों की चेन बनती है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ साथ साथियों, हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि हम उपभोक्ता परिवाद कैसे और कहां दायर कर सकते हैं। साथियों, जो भी हमारी खराब गुणवत्ता है या मूल्य के निर्धारण में कहीं अनियमितता है, उसके संबंध में 1 करोड़ से ऊपर के बाद जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किए जाएंगे। उसमें उससे ऊपर के वादों का निस्तारण होगा और उसके यदि मान लो निस्तारण प्रॉपर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो फर्स्ट अपील राज्य उपभोक्ता संरक्षण फोरम में कर सकता है और वहाँ के जजमेंट से या वहाँ के द्वारा परिवाद का निस्तारण करने से भी संतुष्ट नहीं है तो वो केंद्रीय संरक्षण उपभोक्ता फोरम में दायर कर सकता है। इसमें वो वकील भी रख सकता है और वकील नहीं रखता है तो स्वयं भी अपना वाद दायर कर सकता है। इसके साथ साथ उसे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ये भी शॉर्ट में बता देते हैं। वैसे हम अपने अगले वीडियो में इसको विस्तारित रूप से आपके समक्ष लाएंगे। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति परिवाद दायर करता है तो परिवाद दायर करते समय उसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, वो सारी रसीदें, वो सारे लेटर जो उपभोक्ता और विक्रेता के साथ समझौते हुए हैं या उसके द्वारा प्रदत्त रसीद, और भी कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो देना है। एक शपथ पत्र देना है। वो शपथ पत्र उसे किसी नोटरी के द्वारा सत्यापित देना है। उसमें अपना नाम, पता और जो दूसरे उसके पक्षकार हैं जिनके खिलाफ उसके द्वारा वाद दायर किया जा रहा है उनके नाम पते भी उसमें देने पड़ेंगे। इसके बाद में उसमें हम उसकी वाद दायर हो जाएगा। साथियों, 1 लाख से नीचे के जो हमारे वाद हैं वो जिले पर ही लघु उपभोक्ता फोरम में दायर किए जाएंगे और उनकी भी कंडीशन यही होगी कि वादों का निस्तारण वो जिला उपभोक्ता फोरम करेगा, चाहे वो समझौते से हो या एग्रीमेंट से हो या किसी भी फॉर्म में हो। इसके बाद में उसमें भी अपील के प्रावधान राज्य संरक्षण उपभोक्ता फोरम या केंद्रीय संरक्षण उपभोक्ता फोरम में होंगे। इस तरह से आज हम इतना ही बताएंगे। कल हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, हमारे इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और लाभ लें। जनप्रहरी का अधिकतर कार्य जन जन तक जनहितकारी योजनाओं को पहुंचाना है और लोगों के द्वारा जनता से किए जाने वाले अन्याय और धोखाधड़ी
से बचाना है। साथियों, धन्यवाद।